Hello students, welcome back to my YouTube channel Conquest Biology. आज के वीडियो में हम कंटिन्यू रखेंगे लास्ट टॉपिक जो था सेल सिग्नलिंग। तो आज हम थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा सेल सरफेस एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स से रिलेटेड जो भी सिग्नलिंग होती है उनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिविजुअल एक एक सिग्नलिंग को डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा पाथवे। आज थोड़ा बहुत इनके बारे में ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। So various type of cell receptors or extracellular receptors are, the first one is GPCR, that is G protein coupled receptor। ये लार्जेस्ट फैमिली होती है सेल सरफेस रिसेप्टर्स की, जो कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जैसे कि हार्मोन है, एपिनेफ्रिन, ग्लूकागॉन, एसिटाइलकोलिन एक्सेट्रा, इनसे ये जो लाइगेंड्स होते हैं एपिनेफ्रिन, ग्लूकागॉन और एसिटाइलकोलाइन, ये सेल सरफेस रिसेप्टर्स दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स से जाके बाइंड करते हैं। और जीपीसीआर सिग्नलिंग बेसिकली ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, जैसे कि ग्लाइकोजन का कन्वर्जन इनटू ग्लूकोज, और स्मेल के केस में जो सिग्नलिंग एक्टिवेट होती है, टेस्ट, विजन, रोडोप्सिन वगैरह, इस तरीके की जो सिग्नलिंग होती है वो सारा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के अंडर आते हैं। बाद में जीपीसीआर का हम स्ट्रक्चर वगैरह और एग्जैक्ट पाथवेज फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, स्मेल, टेस्ट, विजन हम बाद में डिस्कस करेंगे। टुडे आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू। उसके बाद दूसरी जो सिग्नलिंग है वो है आरटीके, दैट इज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ये एक तरीके की, ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स ही होते हैं, लेकिन ये कैटालिटिक इन नेचर होते हैं। इनके पास टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है। काइनेज मींस वो एंजाइम्स जो फास्फोरस ग्रुप अटैच होता है, जिन पे जो फास्फोरस ग्रुप अटैच करती है किसी पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग होती है, क्योंकि जो हमारी बॉडी में इंसुलिन सिग्नलिंग है, सेल में जो ग्रोथ, डिवीजन, सेल में जो ट्रांसलेशन होता है और जो सेल सर्वाइवल होता है, वो सब इसी सिग्नलिंग के अंडर आता है। बाद में हम ये सारे पाथवेज पूरा मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ज्यादातर जो कैंसर्स होते हैं वो जब आरटीके सिग्नलिंग अप रेगुलेट हो जाती है, हाइपर एक्टिव हो जाता है रिसेप्टर, किसी भी वे में, किसी भी रीजन से जब आरटीके सिग्नलिंग हमारी बॉडी में अप रेगुलेट, क्योंकि एक बार अगर सिग्नल ट्रांसडक्शन हुआ, जैसे कि हार्मोन आया, वो रिसेप्टर से अटैच हुआ, अब वो अपना काम करके, वो अपना इफेक्ट दिखा के, जैसे कि सेल की ग्रोथ होनी है, अब सेल की ग्रोथ हो गई हार्मोन के आने से, जैसे कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आया, अगर उसकी ग्रोथ हो गई है सेल की, उसके बाद जब ग्रोथ हो गई है सेल में, उसके बाद सिग्नलिंग टर्मिनेट नहीं तो एग्जैक्टली नहीं, लेकिन डाउन रेगुलेट हो जाती है, लाइक उसका इफेक्ट कम हो जाता है, जितना ग्रोथ के टाइम पे था उससे डाउन रेगुलेट हो जाता है। उसका भी मैकेनिज्म होता है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे किस किस तरीके से होती है। तो अगर ये सिग्नलिंग डाउन रेगुलेट नहीं होती है, जब हार्मोन अपना इम्पैक्ट दिखा देता है, सेल की ग्रोथ हो गई या डिवीजन हो गया, सेल का डिवीजन हो गया, हार्मोन आया और उसने डिवीजन करा दिया सेल में, अगर ये डाउन रेगुलेट नहीं हुआ तो फिर इससे कैंसर डेवलप हो जाता है। इस सिग्नलिंग में स्पेसिफिकली आरटीके रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो सिग्नलिंग है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है जिसे रास प्रोटीन कहते हैं, तो ये एक्टिवेट होता है। इसका भी तरीका होता है कैसे एक्टिवेट होता है, कैसे ये डीएक्टिवेट होता है। डाउन रेगुलेट जब ये सिग्नलिंग को डाउन रेगुलेट करना होता है, तब रास प्रोटीन को कैसे डाउन रेगुलेट करते हैं, लाइक इसको कैसे इनएक्टिव किया जाता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे बाद में।
So that was about RTK signaling, which is second type of cell surface receptor. Now the third one is JAK-STAT pathway. ये एक enzyme linked tyrosine kinase receptor होता है. इसमें जो जैक होता है वो एक टायरोसिन काइनेज है. दैट मीन्स काइनेज मीन्स किसी भी उसके एंड में अगर एज लगा हुआ है इसका मतलब वो एंजाइम है. तो इसका मतलब जैक इज एन एंजाइम. और इसी सिग्नलिंग में एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जिसे स्टैट कहते हैं. तो ये दोनों होते हैं इस सिग्नलिंग में, एक काइनेज एंजाइम और एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विच इज स्टैट. अब इस सिग्नलिंग की हेल्प से जीन एक्सप्रेशन इंड्यूस होता है, कोई भी जीन एक्सप्रेस होता है. और जो सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं इससे रिलेटेड वो होते हैं, एक तो प्रोलैक्टिन हार्मोन वाली, जब मिल्क सिक्रेट होता है बॉडी में, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, साइटोकाइंस एटसेट्रा, ये सब इसी के अंडर आते हैं. कैंसर जैक-स्टैट पाथवे भी अगर या तो अपरेगुलेट हो जाए या फिर अनरेगुलेटेड वे में वर्क करने लगे तो इससे भी कैंसर होता है. नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर्स सिग्नलिंग, फोर्थ है टीजीएफ बीटा रिसेप्टर. सो ये जो होता है टीजीएफ मींस ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर. इट इज अ ग्रोथ फैक्टर. ये एक ग्रोथ फैक्टर है जो ये एनिमल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है सेल साइकिल अरेस्ट में. और सेल साइकिल अरेस्ट करके ये कैंसर डेवलपमेंट को रोकता है. तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में. तो टीजीएफ बीटा रिसेप्टर एक सीरीन थ्रियोनिन काइनेज. अब यहाँ पे इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट मोस्टली जो होते हैं रिसेप्टर्स वो सीरीन टायरोसिन होते हैं, लेकिन दिस इज द अभी तक मैंने तो ये पहले ही देखा है जो सीरीन थ्रियोनिन काइनेज होता है. अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम आर टायरोसिन रिसेप्टर्स. और ये इन्फ्लेमेशन और टिश्यू रिपेयर जैसे कि वुंड हीलिंग वगैरह, एक बार वुंड जनरेट हुआ उसके बाद वुंड हीलिंग में भी टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग, टीजीएफ बीटा रिसेप्टर सिग्नलिंग रोल प्ले करती है. नाउ द फिफ्थ वन इज फ्रिजल्ड एंड एलआरपी, एलडीएल रिसेप्टर रिलेटेड प्रोटीन. अब इसमें क्या होता है, एफजेड इज अ टाइप ऑफ जीपीसीआर रिसेप्टर, जो पहले ही सिग्नलिंग हमने पढ़ी थी, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जो सबसे बड़ी फैमिली है एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स की. इसमें जो फ्रिजल जो होता है, जो एक तरीके का जीपीसीआर रिसेप्टर है, वो एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल WNT वेंट इससे इंटरेक्ट करता है. और इसी सिग्नलिंग में एक को रिसेप्टर भी होता है, LRP बोलते हैं जिसे. जो वेंट सिग्नलिंग होती है इसका रोल होता है मेनली जीन एक्सप्रेशन के टाइम पे, टिश्यू रिपेयर के टाइम पे, डेवलपमेंट, साइटोस्केलेटन चेंजेस जो होते हैं उसके टाइम पे, और कैल्शियम आयन मीडिएटेड रिस्पॉन्सेस. सो ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में. तो कोलोन कैंसर में, कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर में जो वेंट सिग्नलिंग होती है वो मोस्टली देखा गया है कि वो काफी अपरेगुलेटेड, जब ये अपरेगुलेटेड होती है उस तब ये कैंसर कॉज करती है. ये तरीके के. नाउ द सिक्स्थ वन इज हेजहॉग सिग्नलिंग. हेजहॉग सिग्नलिंग में क्या होता है, ये जो सिग्नलिंग होती है ये एनिमल डेवलपमेंट और जीन एक्सप्रेशन में इसका भी वही रोल है. और पैच्ड और स्मूदन्ड ये दो इंपॉर्टेंट सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं जो इस सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. बेसिकली ये स्कैफोल्ड्स वगैरह बनाते हैं. तो ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में. अभी तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू कि सेल सरफेस रिसेप्टर्स में कौन कौन सी मेन सिग्नलिंग्स आती हैं. नाउ द सेवंथ वन इज डेल्टा नॉच सिग्नलिंग पाथवे. डेल्टा एंड नॉच बोथ आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स. तो ये भी ट्रांसमेम्ब्रेन है, पूरी मेम्ब्रेन से लाइक सेल मेम्ब्रेन के बाहर से, साइटोसोल सेल मेम्ब्रेन के बाहर से होते हुए पूरी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए अंदर तक जाते हैं. ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स का यही मतलब होता है. और
इसमें जो डेल्टा होता है वो एक लाइगेंड है, लाइक हार्मोन, और जो नॉच है वो एक रिसेप्टर है। इस तरीके की जो सेल सिग्नलिंग होती है सेल टू सेल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होती है, और जब सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है तब जीन एक्सप्रेशन होता है। तो ये भी हम बाद में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ये ही 7 सिग्नलिंग्स होती हैं जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स से रिलेटेड है। नाउ important residues where phosphorylation occurs. So phosphorylation कहाँ पे होता है? ये जो 3 अमाइनो एसिड्स हैं, ह्यूमंस की बात करें अगर, तो टायरोसिन पे ही होगा। वैसे तो अमाइनो एसिड्स 23 अराउंड होते हैं, 22 अराउंड, बट अमाइनो एसिड्स में भी प्रोटीन में जो भी प्रोटीन है कोई भी, तो जो सेल सरफेस रिसेप्टर है उसमें जो ऑब्वियसली वो प्रोटीन है, तो उसमें जो अमाइनो एसिड्स होंगे या तो टायरोसिन पे होगी, या तो टायरोसिन पे फॉस्फोरस ग्रुप अटैच होगा, या थ्रियोनिन पे होगा, या फिर सीरीन पे होगा। बस इन्हीं तीनों पे होता है। और प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में या तो हिस्टिडीन पे होगा या फिर एस्पारेटिक एसिड जो होता है उसमें होता है। Now let us understand more about RTK signaling, that is receptor tyrosine kinase signaling. So RTK basically एक ये मोनोमेरिक रिसेप्टर है। कई डाइमर्स भी होते हैं, 2 रिसेप्टर्स होते हैं, तो उसमें फिर जैसे एक्टिवेशन होता है दोनों एक्टिवेशन से पहले अलग अलग होते हैं, फिर एक्टिवेट होते ही डाइमर बना लेते हैं। लेकिन ये जो होता है ये एक मोनोमेरिक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन सेल सरफेस रिसेप्टर है। इसमें एक ही मोनोमर है, ये देयर इज नो डाइमर। सो ये रिसेप्टर्स जो होते हैं इनके पास कुछ डोमेन्स होती हैं। एक तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर, क्योंकि ट्रांसमेम्ब्रेन है तो ऑब्वियसली सेल के बाहर से होते हुए सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए अंदर साइटोसोल तक ये होते हैं। आगे हम डायग्राम भी देखेंगे इसका। अभी तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू लाइक इन अ थियोरेटिकल वे विदाउट एनी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर है, साइटोसोल अंदर है, उसके बाद फिर सेल की जो लेयर है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर उसके बाहर की तरफ है ये, और ऑब्वियसली इसी पे ही जो होगा हार्मोन बाइंड करेगा, जो भी कोई हो, चाहे एपिनेफ्रिन हो या कोई भी हो, प्रोलैक्टिन हो, कोई भी हार्मोन हो, वो इंसुलिन हार्मोन होता है। बेसिकली इंसुलिन सिग्नलिंग जो होती है, इंसुलिन का जो भी सिग्नलिंग होती है वो आरटीके सिग्नलिंग ही होती है। तो उसमें एक एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है जहां पे हार्मोन बाइंड करता है, फिर एक अल्फा हेलिकल ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है, उसके बाद एक साइटोसोलिक और इंट्रासेलुलर कैटालिटिक डोमेन है। अब क्या होगा, जैसे हार्मोन बाइंड करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन में, तो वो अंदर तक उसका इम्पैक्ट जाएगा, लाइक साइटोसोलिक और इंट्रासेलुलर कैटालिटिक डोमेन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, उसमें फॉस्फोरिलेशन होगा, तो इस तरीके से सिग्नलिंग ऑन हो जाएगी। सो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये टायरोसिन काइनेज एक्टिविटीज दिखाते हैं। टायरोसिन पे बेसिकली फॉस्फोरिलेशन होता है। अब क्या होगा, जैसे कि आरटीके जो है रिसेप्टर, जैसे ही ये मोनोमेरिक होता है, लेकिन जैसे ही लाइगेंड बाइंड करेगा, इस पे हार्मोन बाइंड करेगा, वैसे ही रिसेप्टर का डायमराइजेशन हो जाएगा, डायमर बन जाएगा, दो रिसेप्टर आपस में बाइंड कर जाएंगे। अब उसमें क्या होगा, जो रिसेप्टर होगा वो ऑटो फॉस्फोरिलेशन होगा। जो भी रिसेप्टर है ऑब्वियसली वो प्रोटीन है, फोल्डेड प्रोटीन है, तो उसमें टायरोसिन है, टायरोसिन अमाइनो एसिड होगा, तो वहां पे जो रेजिड्यू है टायरोसिन उस पे फॉस्फोरिलेशन हो जाएगा। और ये क्या होता है, जैसे कि दो जो रिसेप्टर्स है, पहले दोनों अलग अलग थे, मोनोमेरिक थे, अब जैसे ही लाइगेंड आया तो दोनों ने डाइमर बना लिया। अब वो क्या करेंगे आपस में, एक तो डाइमर में हर एक जो भी रिसेप्टर वो अपना तो फॉस्फोरिलेशन करेगा ही, लेकिन ट्रांसफॉस्फोरिलेशन भी करेगा। जो एक रिसेप्टर वो दूसरे का भी फॉस्फोरिलेशन करेगा।
सो इस तरीके से ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसके बाद अब डाउन स्ट्रीम जो होगा वो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद से। अब क्या होगा, ऑटो फॉस्फोरिलेशन और ट्रांसफॉस्फोरिलेशन हो जब जैसे हो जाएगा, अब रिसेप्टर हाइपर फॉस्फोरिलेटेड हो गया। अब हर जगह टायरोसिन पे जो रेजिड्यू है उस पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गए। अब ये क्या करेगा, जब हाइपर फॉस्फोरिलेटेड हो जाएगा ये जब आरटीके रिसेप्टर, तो ये फिर इंटरैक्ट करेगा बहुत सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या एंजाइम्स से जो SH2 डोमेन हो, जिनके पास डोमेन होता है एक प्रोटीन के अंदर ही एक स्पेसिफिक रीजन होता है, उसको बोलते हैं। तो SH2 एक तरीके की डोमेन है प्रोटीन में, एक तरीके का पार्ट होता है, वो कंजर्व टाइप होता है वो। तो अब जो मेम्ब्रेन सेल के अंदर या मेम्ब्रेन में जो भी मतलब और भी आरटीके रिसेप्टर के अलावा भी कुछ एंजाइम्स होते हैं वो भी वहीं पे अटैच्ड होते हैं। कुछ तो फ्रीली साइटोसोल में मूवेबल होते हैं जैसे कैल्शियम आयंस वगैरह, कुछ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में ही होते हैं। तो अभी हम डायग्राम में आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पूरी इंसुलिन सिग्नलिंग में। तो वो क्या होगा कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बाकी के जो रिसेप्टर है वो फॉस्फोराइलेट हाइपर फॉस्फोराइलेट होके फिर वो बाकी के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स वगैरह जिनके पास SH2 डोमेन है बेसिकली उनसे जाके इंटरैक्ट करेगा। बस अब इससे क्या होगा कि अब सिग्नल ट्रांसडक्शन ऑन हो गया। अब ये सिग्नल जो है वो आगे ट्रांसफर होता ही रहेगा और जब तक वो अपना पूरा इम्पैक्ट दिखा ना दे। हार्मोन जिस चीज के लिए अटैच हुआ है, जैसे कि ग्रोथ करने के लिए हुआ है या फिर इंसुलिन का अपटेक करने के लिए हुआ है, सॉरी ग्लूकोज का अपटेक करने के लिए हुआ है सो दैट ग्लाइकोजन बन सके, तो फिर वो जब बन जाएगा उसके बाद फिर ये डाउन रेगुलेट हो जाती है। अब क्या होगा, जो प्रोटीन्स जो भी SH2 डोमेन्स होते हैं ना जिन प्रोटीन्स के पास, तो उनकी बहुत ही हाई एफिनिटी होती है फॉस्फोरिलेटेड टायरोसिन रेजिड्यूज के लिए। जो टायरोसिन रेजिड्यूज आरटीके रिसेप्टर के जो है क्योंकि वो हाइपर फॉस्फोराइलेटेड है तो इनकी नेचुरली बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है उनसे, तो फिर जैसे ये सेंस करेंगे तो ये भी एक्टिवेट हो जाएंगे। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड बाय आरटीके इज रास प्रोटीन। तो रास प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एक तरीके का मोनोमेरिक GTPase स्विच है, स्विच प्रोटीन है। अभी हम देखेंगे कैसे ये स्विच ऑन ऑफ होता है। और ये लिपिड एंकर्ड है, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही अटैच्ड होता है, या तो प्रीनाइल ग्रुप से या फिर पार्मिटॉइल ग्रुप से। ये एक्चुअली में फैटी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी हेल्प से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से अटैच्ड होता है। जैसे इसका एक्टिवेशन होगा तो अब ये डाउनस्ट्रीम क्या करेगा, एक तरीके का फॉस्फोरिलेशन डिपेंडेंट रिले सिस्टम जिसे मैप काइनेज पाथवे, इसको ये पूरा चला देगा नीचे, मतलब ऑन कर देगा, सिग्नल ट्रांसडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो रास बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हम ये जो आरटीके सिग्नलिंग है अगर उसकी बात करें तो। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मोर डिटेल्स अबाउट रास। एक तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन होता है, प्रोटो ऑन्कोजीन प्रोडक्ट, जो कि सबसे पहले राउस सार्कोमा वायरस में डिस्कवर हुआ था। तो ये एक तरीके का प्रोटो ऑन्कोजीन है, तो इसका मतलब अगर इसका कुछ भी अप रेगुलेशन या अनरेगुलेटेड वे में इसका कुछ भी इसमें चेंजेस आते हैं तो इससे कैंसर कॉज हो सकता है। तो जो प्रोटो ऑन्कोजीन है फिर वो ऑन्कोजीन बन सकता है। अब नॉर्मल रेगुलेशन में क्या होता है, रास प्रोटीन सेल्यूलर सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जब इसकी एक्टिविटी हाइपर एक्टिव हो जाता है या फिर इसमें गेन ऑफ फंक्शन हो जाता है तब प्रोटो ऑन्कोजीन जो होता है वो सेल्यूलर ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है, इससे कैंसर होता है। पॉइंट म्यूटेशन, अगर इसमें पॉइंट म्यूटेशन हो जाए रास प्रोटीन में तो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे कैंसर्स इसलिए होते हैं क्योंकि रास प्रोटीन में कोई ना कोई पॉइंट म्यूटेशन हो गई है। जब ये इनएक्टिव होता है उस टाइम पे इस रास प्रोटीन पे GDP बाउंड होता है।
लेकिन जब इसका एक्टिवेशन होना होता है SH2 डोमेन से, जब भी इसका एक्टिवेशन होना होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, एक ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर आता है, तो वो क्या करता है, जीडीपी को हटा के जीटीपी अटैच कर देता है इस पर, और रास प्रोटीन एक्टिव हो जाता है। लाइक वी कैन सी दैट हियर, ये डायग्राम में, जैसे कि अभी रास जो है ये क्या है, अभी जीडीपी बॉन्ड है, तो जीडीपी जब इस पे बॉन्ड होता है तब ये इनएक्टिव है। ये जीटीपी का स्ट्रक्चर है। एक्चुअली जीटीपी और जीडीपी एक ही है, बस इसमें एक जो फॉस्फेट है वो एक्स्ट्रा है जीटीपी के पास, और इसके पास 2 ही है। इसके पास 3 फॉस्फेट है, 1 2 3, इसके पास 2 ही है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। तो जब जीडीपी बाउंड होता है रास प्रोटीन तब तो इनएक्टिव है, लेकिन जैसे ही कोई ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर आता है तो क्या करता है, जीडीपी को हटा के जीटीपी अटैच कर देता है। अब बस रास प्रोटीन एक्टिव हो गया, अब ये नीचे रिले सिस्टम ऑन कर देगा, मैप काइनेज पाथवे। लेकिन जब जो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे जो भी ऑन हुआ है, जब उसका पर्पस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर अब इसको डाउन रेगुलेट करना पड़ता है, वरना ये कैंसर डेवलप करेगा। तो इसलिए उस टाइम पे क्या होता है, एक गैप होता है जिसको बोलते हैं जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है। अब ये क्या करेगा, ये जीटीपी को हटा के जीडीपी लगा देगा, तो ये अपने आप ही इनएक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। सो वी वर ऑन दिस। तो ये रास प्रोटीन जो होता है इनएक्टिव फॉर्म में जीडीपी बाउंड होता है, राइट। और जब सेल सिग्नलिंग होती है एज डिस्कस, वो ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर जीडीपी को हटा के जीडीपी लगा देगा और बस ये एक्टिव हो गया। अब ये क्या करेगा, एक्टिव जीटीपी बाउंड जब ये हो जाएगा तब ये एक्टिवेट हो चुका है। तो अब ये और भी जो काइनेजेस हैं या फिर एंजाइम्स हैं वो उन्हें एक्टिवेट करता है, उनमें कोई ना कोई कॉन्फर्मेशन चेंजेस, उनकी फोल्डिंग चेंज कर देगा, इस तरीके से उनको एक्टिव कर देता है। इसके पास अपनी एंडोजेनस जीटीपीएस एक्टिविटीज होती है बेसिकली, और ये गैप की उसमें ही शो करता है। तो जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स जो होते हैं, गैप्स जो होते हैं, ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स की कैटेगरी में आते हैं। एक्टिव रास प्रोटीन क्या करता है, वो गैप से इंटरैक्ट करता है। अब उसमें क्या होगा, फिर हाइड्रोलिसिस होगा जीटीपी का, और फिर जो है मतलब काम कंप्लीट, लाइक सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे का जो पर्पस है वो कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हाइड्रोलिसिस होगा, तो फिर ये इनएक्टिव हो जाएगा रास प्रोटीन। बस ऐसे डाउन रेगुलेट हो जाती है सिग्नलिंग। लेकिन अगर ये ना हो इनएक्टिव तब कैंसर होता है। अगर म्यूटेशन आ जाए जीटीपीएस एक्टिविटी में रास की, जो क्योंकि इसकी एंडोजेनस एक्टिविटी है, अगर इसमें जैसे पॉइंट म्यूटेशन हो गया और किसी भी वे में जीटीपीएस एक्टिविटी अगर इसकी ऑल्टर हो गई, मतलब वो रिस्ट्रिक्ट हो गई, तो फिर उसमें कैंसर हो जाएगा। इसलिए इसका रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड now ये फर्दर और डिटेल्स है। रास प्रोटीन बिलोंग्स टू अ सुपर फैमिली। अब रास जो होता है वो एक तरीके के प्रोटीन की सुपर फैमिली से बिलोंग करता है, जिनके पास जीटीपीएस स्विच प्रोटीन्स होते हैं, और वो अलग अलग तरीके की सेलुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसी जो रास जिस फैमिली स्पेशल प्रोटीन की फैमिली से बिलोंग करता है, उसमें ही और भी प्रोटीन्स आते हैं। जैसे रास तो हमने डिस्कस कर लिया, रो प्रोटीन, रैब प्रोटीन और रैन प्रोटीन। अब जो रास है, अभी जैसे कि भी हमने डिस्कस किया, ये सेल सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट करता है, और डिफरेंट टिश्यूज में इसका जो नोमेनक्लेचर है वो डिफर करता है। जैसे कि कोलोनिक सेल्स जो है, जो एपिथेलियल सेल्स है बेसिकली, उनमें केरास बोलते हैं, और न्यूरॉन्स में, ब्रेन सेल्स में, ये इसको एनरास बोलते हैं। नाउ द सेकंड वन इज रो प्रोटीन। ये भी जीटीपीएस स्विच प्रोटीन है, इसमें भी वही जीडीपी हाइड्रोलिसिस, जीटीपी पॉइंट होता है, एक्सचेंज होता है। तो ये भी एक तरीके का जीटीपीएस स्विच प्रोटीन है, और ये साइटोस्केलेटन असेंबली और
एनिमल शेप को में पार्टिसिपेट करता है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर रो ए, रैक वन एटसेट्रा। ये भी हम आगे अभी पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन वगैरह में कैसे, इसका पूरे पाथवे पढ़ेंगे। थर्ड वन इज रैब प्रोटीन। ये इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग एंडोसाइटोसिस। जो एंडोसाइटोसिस होता है लाइक फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस वगैरह, उसमें ये हेल्प करता है। प्रोटीन ट्रैफिकिंग, जैसे कि जब हमने सेल बायोलॉजी में पढ़ा है, उसमें भी प्रोटीन्स की ट्रैफिकिंग में ये हेल्प करता है। नाउ रैन प्रोटीन। रैन प्रोटीन ये भी बहुत बार सुना होगा, जैसे कि ये प्रोटीन्स के मूवमेंट में हेल्प करता है, न्यूक्लियस से बाहर ले जाने में और अंदर ले जाने में प्रोटीन्स की। ये प्रोटीन्स और आरएनए के मूवमेंट में हेल्प करता है। साइटोसोल से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस टू साइटोसोल, ये भी काफी फेमस, ये सुना ही होगा। नाउ these are some ligands like hormones, and these are their receptors, and these are the responses which occur as a result of their interaction, the ligand and the receptor. So ये ट्रांसडक्शन का जो रिस्पॉन्स है ये होते हैं। तो आरटीके सिग्नलिंग बेसिकली सेल सर्वाइवल, सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पहला लाइगेंड है ये इंसुलिन सिग्नलिंग। हम सबसे पहले हम डिटेल में इसे ही पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। सो पहला लाइगेंड या फिर हार्मोन है इंसुलिन, इसका रिसेप्टर है इंसुलिन रिसेप्टर। और ये किस किस में है, इसका रिस्पॉन्स जब ये दोनों बाइंड कर जाते हैं तब क्या क्या रिस्पॉन्स जनरेट होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में। पहला है कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन स्टिमुलेशन, लाइक जो भी होता है इंसुलिन, एज वी नो इंसुलिन एक्सेस ग्लूकोज को ब्लड से हमारे टिश्यू में अपटेक करने में हेल्प करता है, सो दैट उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में हम स्टोर कर सके। सो सेकेंड वन इज ग्लाइकोजेनेसिस एज डिस्कस जस्ट नाउ। सो ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को फिर ग्लाइकोजन की फॉर्म में हम स्टोर करते हैं लिवर में, ये ट्रांसलेशन में भी हेल्प करता है। सेकेंड वन इज एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। अब इसका जो रिसेप्टर है वो EGFR, दैट मीन्स एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। अब ये इससे क्या होता है, ये सेल ग्रोथ एज द नेम इंडिकेट्स, सेल ग्रोथ कराएगा, प्रोलिफरेशन कराएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एपिडर्मल एंड सब एपिडर्मल सेल्स, लाइक स्किन का जो होता है, या फिर विसरा लाइनिंग जो होती है ऑर्गन्स की। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, तो इसका रिसेप्टर है इंसुलिन IGFR, दैट मीन्स इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। सो ये जब पाथवे ऑन होता है तब क्या क्या होता है, सेल ग्रोथ होगी, सेल सर्वाइवल ऑफ बोन्स के सेल जैसे ऑस्टियोब्लास्ट वगैरह होते हैं उनके सर्वाइवल में, मसल सेल्स के सर्वाइवल में ये हेल्प सिग्नलिंग हेल्प करती है। HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन induces production of IGF. Now, तो आरटीके में ये भी आता है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर PDGF। तो इसका रिसेप्टर होगा PDGFR, दैट मीन्स प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। सो ये सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रोलिफरेशन एंड माइग्रेशन ऑफ इम्यून सेल्स ड्यूरिंग इंजरी। जब इंजरी होती है, वुंड्स जनरेट होते हैं स्किन पे या बॉडी पे, तब ये सिग्नलिंग ऑन हो जाती है, तब ये प्रोलिफरेशन पहले तो सर्वाइवल में हेल्प करती है, फिर ग्रोथ में, नए सेल बनाने में, उनका प्रोलिफरेशन में, माइग्रेशन में, इम्यून सेल्स का, क्योंकि जहां पे इंजरी होगी तो वहां पे इम्यून सेल्स को सबसे पहले आते हैं चेक करने कि कोई बैक्टीरिया वगैरह आउटसाइडर बैक्टीरिया है तो फिर उसको फिर किल करते हैं।
तो ये यहाँ पे भी आरटीके सिग्नलिंग होती है। नर्व ग्रोथ फैक्टर एनजीएफ, इसका रिसेप्टर है एनजीएफआर, नर्व ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। एज द नेम सजेस्ट, ये सर्वाइवल और ग्रोथ करवाता है न्यूरॉन्स की। मैक्रो सिक्स्थ वन इज मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर एमसीएसएफ। तो इसका रिसेप्टर हो गया एमसीएसएफआर। ये क्या करवाता है? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मैक्रोफेजेस ड्यूरिंग हेमाटोपोइसिस। मैक्रोफेजेस जो है उनका ग्रोथ और डिफरेंशिएशन जब हेमाटोपोइसिस हो रहा होता है तब। वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर वेज एफ, इसका रिसेप्टर है वेज एफ आर। सो स्टिमुलेट्स एंजियोजेनेसिस, ब्लड वेसल, जैसे कि इंजरी हुई तो ब्लड वेसल्स भी इंपैक्ट हो जाती है, तो उस टाइम पे नई ब्लड वेसल्स बनाने में भी हेल्प करता है। और कैंसर के टाइम पे वेजेफ सिग्नलिंग बहुत ज्यादा अपरेगुलेट हो जाती है, क्योंकि जो कैंसर सेल्स होते हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो इस वजह से उस टाइम पे ये सिग्नलिंग, जो कैंसर सेल होता है सबसे पहले यही सिग्नलिंग को एक्टिवेट करता है, हाइपर एक्टिवेट। एट्थ वन इज फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर एफजीएफ, इसका रिसेप्टर है एफजीएफआर। सो ये क्या कराता है? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का प्रोलिफरेशन और इनहिबिशन ऑफ एपोप्टोसिस, जो सेल डेथ होती है उसको रोकता है। So that's all for today. In the next video, we will discuss the entire insulin signaling, which is RTK receptor only, in which RTK receptor plays an important role. This is RAS that we discussed today. IRS1, GRB2, they all have SH2 domain. Then this is RAF. They all are like attached to, this is prenyl palmitoyl group, with the help of which RAS is bound to the cell phospholipid bilayer. So this is the insulin signaling, but we will discuss that in the next video in very much detail. So thank you for watching my video. Have a wonderful day.